नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत और पहली खबर पटना से। पटना में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और सड़क पर संग्राम छिड़ गया। गुस्साए लोगों ने NH30 पर टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का हंगामा काफी देर तक जारी रहा। हादसे को लेकर सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जाम खुलवाया। सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों ने हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों को शुरू में पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बवाल बढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल पटना के अगमकुआं इलाके में लोहा लदे एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 6 बच्चों को रौंद दिया। 5 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि 6 मासूम बच्चों को रौंदने वाला ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। हादसे के बाद वो ट्रक समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घायल बच्चे को नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुंबई के अंधेरी फ्लाईओवर पर कार से टक्कर के बाद स्कूल वैन का एक ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। ड्राइवर की अगली टांगे वैन में फंस गई, जिसे निकालने के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वैन का दरवाजा लॉक हो गया था, जिससे कई लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खोलने के लिए उसके एक बड़े हिस्से को काटना पड़ा। फिर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। दरवाजा तोड़ने के बाद सीट के साथ फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश की गई। इसके लिए वैन के आगे के हिस्से को तोड़ा गया। पहले ड्राइवर का बायां पैर सुरक्षित निकाला गया, उसके बाद दायां। आखिरकार काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल फ्लाईओवर पर स्कूल वैन और एक कार की टक्कर हो गई थी। हादसे में कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के पाली में हुए भीषण सड़क हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 5 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पाली जोधपुर बाईपास पर बस और बेकाबू ट्रक की जोरदार भिड़ंत से यह हादसा हुआ। बस में ज्यादातर श्रद्धालु बैठे हुए थे, जो कि रामदेवरा से लौट रहे थे। हादसे के शिकार सभी लोग उदयपुर के बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। गुजरात के सुरेंद्र नगर में धोली धजवा डैम में डूबने से 5 लड़कियों की मौत हो गई। नहाने के दौरान एक लड़की डूबने लगी। बाकी लड़कियों ने उसे बचाने के शिकार सभी लोग उदयपुर के बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। गुजरात के सुरेंद्र नगर में धोली धजवा डैम में डूबने से 5 लड़कियों की मौत हो गई। नहाने के दौरान एक लड़की डूबने लगी। बाकी लड़कियों ने उसे बचाने की कोशिश की। हादसे में 5 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में हादसे की अनोखी तस्वीर सामने आई है। घर की गैलरी ढह जाने के चलते एक महिला बालकनी से नीचे उल्टी लटक गई। ये महिला इसी तरह 10 मिनट तक उल्टी लटकी रही और जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही। महिला तीसरे मंजिल की बालकनी में खड़ी थी, तभी ऊपर की गैलरी भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद उसका पैर मलबे में दब गया और वो उल्टी लटक गई। बड़ी मशक्कत के बाद घरवालों ने महिला को सही सलामत बचाया। वाराणसी में लोलार कुंड में स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में कुछ लोग घायल भी हुए। संतान प्राप्ति के लिए वाराणसी के लोलार कुंड में स्नान करने की पुरानी परंपरा है। भारी तादाद में महिलाएं इस मौके पर पहुंचती हैं। भीड़ जब बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने लाठियां भांज दी, जिससे भगदड़ मच गई। राजधानी दिल्ली में फिर से झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी बजीराबाद रोड समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों में आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूली बच्चे सड़क पर पानी भरने से आने जाने में मुश्किल से आते जाते दिखे। दिल्ली में बारिश से कई जगह लंबा चौड़ा जाम लग गया। वजीराबाद रोड, GT रोड, शाहदरा, सीलमपुर और दिलशाद गार्डन इलाकों में लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। जाम के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में एक तरफ जहां बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, वहीं दूसरी तरफ बादल बरसने से राजधानी और आसपास के इलाकों का मौसम खुशनुमा हो गया। पिछले 4 दिन से हर दिन हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। मुंबई में हुई बारिश लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आई। हर बार की तरह इस बार भी सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियां रेंगती हुई चलने लगी। मुंबई के परेल और हिंदमाता इलाकों में सड़कों पर जलजमाव से लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। हर तरफ सड़कें तालाब बन गई और लोगों ने पानी पर चलकर सफर तय किया। वहीं असम के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भरने से जानवरों की मुश्किलें बढ़ गई। गैंडे के इलाके में पानी घुसने से वो सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे।
काजीरंगा में पानी घुसने से बाकी जानवर भी मुश्किल में हैं। जानवर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने असम का हाल बेहाल कर रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो क्योटो से राजधानी टोक्यो पहुंचे। कल ही वो क्योटो शहर पहुंचे थे। कल और आज मोदी ने क्योटो में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। क्योटो के मेयर डायसाकु काडोसावा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मेयर ने पीएम मोदी को बताया कि कैसे क्योटो को क्लीन, ग्रीन और स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया गया। काशी को क्योटो की तरह विकसित करने का करार कल ही हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी क्योटो शहर को देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम भी भारत में क्योटो जैसा ही हेरिटेज सिटी बनाना चाहते हैं। एक पुरातन सांस्कृतिक विरासत के नींव पर आधुनिक शहर का निर्माण हुआ है। भारत में हम भी हेरिटेज सिटी के निर्माण के लिए बहुत बड़ी योजना करने वाले हैं। क्योटो में बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में खास भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोदी और भारतीय दल को जापान का पारंपरिक खान पान पेश किया गया। क्योटो बुद्धिस्ट एसोसिएशन की अगवानी से पीएम नरेंद्र मोदी काफी खुश हुए और उन्होंने जापानी भाषा में बोलकर खूब तालियां भी बटोरी। शुभ राशि देश गो क्योटो ओनेगाई शिमस अरिगातो गोजाइमास। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत क्योटो के प्राचीन टोजी मंदिर से की। इस दौरान मोदी के साथ मेजबान पीएम शिंजो अबे भी मौजूद थे। पीएम करीब आधे घंटे तक यहां रुके। टोजी बौद्ध मंदिर के दर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किनकाकुजी बौद्ध मंदिर के दर्शन किए। 600 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर में मोदी काफी देर तक रुके थे। किनकाकुजी बौद्ध मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मंदिर के पुजारी और लामा भी थे, जो कि उन्हें इस मंदिर की महिमा के बारे में बताते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी जब बौद्ध मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे तो वहां बच्चों को देखकर वो रुक गए और लाड प्यार जताया। बच्चों के कान उमेटकर प्यार जताने का ये मोदी का अपना तरीका था। किनकाकुजी मंदिर परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में लड़कियां भी पहुंची थी। लड़कियों की गुजारिश पर पीएम ने इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योटो यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। वो यूनिवर्सिटी के स्टेम सेल रिसर्च सेंटर पहुंचे और वैज्ञानिकों से चर्चा की। सेंटर के लैब में भी उन्होंने काफी देर लोगों से बातचीत की। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दंगे वहीं होती हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा होती है। 10 से 20% की आबादी जहां मुस्लिम की है पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वहां सांप्रदायिक झड़पें बहुत ज्यादा हैं। 20 से 35-40% तक मुस्लिम आबादी जहां पर है वहां भीषण सांप्रदायिक दंगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जहां 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है वहां गैर मुस्लिमों का नरसंहार होता है और हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। 40% से 35 से 40% से ऊपर जहां मुस्लिम आबादी है वहां हिंदुओं को सामूहिक पलायन करने या गैर मुस्लिमों को सामूहिक पलायन करने या फिर सामूहिक नरसंहार उनका होता है। बवाल मचने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि स्टडी करने के बाद ही उन्होंने आंकड़े पेश किए थे। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। और ये अब तक का ट्रेंड पूरे दुनिया और देश के अंदर देखने को मिला है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि योगी का बयान नफरत फैलाने का काम कर रहा है। योगी जी की जो ज़हनियत है ना, वो फिरका परस्ती की है और वो दंगे खुद करने वालों को जानते हैं कि दंगे कौन करते हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती वहीं दंगे करवाती है। देखिए, ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी ये कहां से फार्मूला ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि दंगा भारतीय जनता पार्टी करा रही है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां दंगे हो रहे हैं और जिन राज्यों में है वहां दंगे नहीं हो रहे।
कांग्रेस ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि योगी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जिनसे हालात खराब हों, नफरत फैले, आपस में लड़ाई और झगड़े हों। इस तरीके की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ के बयान का बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने समर्थन किया है। स्वामी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने सच कहा है और जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है। अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए। ये मोहम्मद ने कहा है तो वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, वो उनकी शब्दावली दूसरी है, लेकिन मोहम्मद की बातों में ये है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से दिग्विजय सिंह ने कहा कि अहम मुद्दों पर राहुल की चुप्पी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय ने कहा कि अहम मुद्दों पर राहुल गांधी की चुप्पी से ही नरेंद्र मोदी को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि 63 साल के मोदी ने युवा वर्ग को आकर्षित कर लिया, लेकिन 44 साल के राहुल ऐसा नहीं कर पाए। राहुल गांधी पर दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दिग्विजय जैसे सोच के चलते ही राहुल गांधी का ये हाल हुआ और वही उनके कोच हैं। दिग्विजय सिंह की तो हमेशा वो होता है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। राहुल गांधी जी के कोच को उन्हें बदल लेना चाहिए। ऐसा कोच जो खुद हिट विकेट हो रहा है और राहुल गांधी को सेल्फ गोल करवाने में मजबूर कर रहा है। हरियाणा के अंबाला में जनचेतना पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। विशाल रैली के बीच में पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे हुए थे। इससे पहले जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने विशाल उद्घोष रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से हरियाणा का विकास नहीं हुआ। विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नंबर 1 हरियाणा कैंपेन को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि कैंपेन में जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले चुनाव के नतीजे अन्याय का जवाब देंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने एक बार फिर हरियाणा एसएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। विनोद शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। अंबाला के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित उद्घोष रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा से ठीक पहले जनचेतना पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। रैली में पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने लोगों के सामने हरियाणा के अहम मुद्दे उठाए। रांची लव जिहाद केस में आरोपी रंजीत कोहली और रकीबुल हसन के घर से पुलिस ने 12 फोन, 36 सिम कार्ड, 4 प्रिंटर और सीडी की बरामदगी की है। रंजीत को लेकर रांची पुलिस ब्लेयर अपार्टमेंट के उसके फ्लैट में पहुंची थी। रांची के चर्चित लव जिहाद केस के आरोपी रंजीत कोहली और रकीबुल हसन ने पुलिस के सामने एक बड़ा गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस पूछताछ में उसने माना है कि वो सरकारी अफसरों को लड़कियां सप्लाई करता था। निशानेबाज शाहदेव ने पहले ही इंडिया न्यूज से खुलासा किया था कि उसका पति रंजीत और रकीबुल सेक्स रैकेट चलाता था और कई नेताओं, अफसरों और बड़े लोगों तक लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। रांची लव जिहाद केस में रंजीत कोहली और रकीबुल का एक दोस्त रोहित सामने आया है। रोहित के मुताबिक रंजीत दूसरों का सरकार कह के बुलाता था और उसका ये तकिया का नाम था। तारा ने कहा कि वो किसी से बात करते वक्त सरकार बुलाता था। रोहित का ये भी कहना है कि उसे ये मालूम नहीं था कि रंजीत का नाम रकीबुल भी है। रोहित ने कहा कि रंजीत दूसरे को धोखे में रखकर काम निकालने में माहिर है और उसने अपने फायदे के लिए कई लोगों का इस्तेमाल भी किया। लव जिहाद के एक पुराने मामले में रांची की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सैयद इरफान आरिफी को 10 साल की सजा सुनाई है। एक महिला का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने और रेप करने के मामले में इरफान को दोषी ठहराया गया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 3 तांत्रिकों ने एक महिला से गैंग रेप की कोशिश की। महिला किसी तरह जान बचाकर तांत्रिकों की चंगुल से भागी। पुलिस ने तीनों आरोपी तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया है। औलाद की चाहत में महिला तांत्रिकों के पास गई थी, जो इन तांत्रिकों ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। यूपी के फैजाबाद में नेत्रहीन नाबालिग दलित छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में खनन माफियाओं का खौफनाक चेहरा सामने आया है। अवैध रेत खनन रोकने गए 2 सिपाहियों को माफियाओं ने कुचल दिया।
शाहजहांपुर के भोपतपुर गांव में अवैध रेत खनन की सूचना मिलने पर 2 सिपाही वहां पहुंचे थे, लेकिन खनन माफियाओं ने उन पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दी। बलिया में एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को उनके ही चैम्बर में बंधक बना लिया। बदहाल सड़कों को लेकर फेफना के विधायक भूपेंद्र तिवारी भड़के हुए थे और इंजीनियर पर दबाव डाल रहे थे कि वो खराब सड़कों का जायजा लें। विधायक उपेंद्र तिवारी ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को काफी बुरा भला कहा। इंजीनियर हाथ जोड़ते रहे, लेकिन विधायक जी नहीं माने। लखनऊ पुलिस ने बीती रात पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी के साथी रवि को गिरफ्तार किया। रवि पर एक शख्स को धमकाने और उससे वसूली करने में अमन मणि त्रिपाठी का साथ देने का आरोप है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू होने के साथ ही भ्रष्टाचार का खेल भी शुरू हो गया है। यूपी के बांदा में योजना का खाता खोलने के लिए लोगों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वसूली की जा रही है। फॉर्म, फोटो, पासबुक, एटीएम कार्ड के नाम पर लोगों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वसूली हो रही है। बांदा के जनसेवा केंद्र में बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज देने के एवज में ये वसूली खुलेआम चल रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में धार्मिक स्थल तोड़े जाने के मामले में एक आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईएएस शैलेश कृष्ण पर आरोप है कि उसने पद का दुरुपयोग कर धार्मिक स्थल के एक हिस्से को तोड़वा दिया। आरोपी आईएएस के भाई की जमीन मंदिर से सटी हुई है। यूपी में 13 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर मुरादाबाद के एसएसपी धर्मवीर यादव को हटा दिया गया है। उनकी जगह लव कुमार को मुरादाबाद के एसएसपी की कमान सौंपी गई है। दरअसल इससे पहले बीजेपी ने एसएसपी धर्मवीर यादव को एसपी सरकार का एजेंट बताया था और चुनाव आयोग से उन्हें हटाने की मांग की थी। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। शाहरुख खान के बाद अब बोमन ईरानी को धमकी देने का मामला सामने आया है। रवि पुजारी ने बोमन ईरानी को कुछ दिन पहले ही धमकी भरा फोन किया था। बोमन को मिली धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक अकाउंटेंट के घर पर लोकायुक्त का छापा पड़ा। इस छापेमारी में बेहिसाब संपत्ति का पता चला। अकाउंटेंट अर्जुन सिंह डोडिया के पास 2 मकान, जमीन, प्लॉट, गाड़ियां समेत काफी जेवरात मिले। बिहार के खेल मंत्री विनय बिहारी ने बेगूसराय के गांधी स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। रात में पहुंचकर उन्होंने अचानक मोबाइल का टॉर्च जलाकर स्टेडियम का घूम घूम कर जायजा लिया। एक खिलाड़ी ने खेल मंत्री से स्टेडियम के जर्जर होने की शिकायत की थी। गाजियाबाद में कच्चा बनियान गिरोह ने कई घरों में हमला कर लूटपाट मचाया। महिलाओं के कान के कुंडल उतारने के लिए कान ही काट डाले। चाकू से किए गए हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। झारखंड के जमशेदपुर में नक्सलियों ने कांग्रेस नेता कृष्णा साव की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बाल आश्रम में पिटाई से तंग आकर भागी 2 लड़कियों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। इन लड़कियों का आरोप है कि उन्हें भूखा रखा जाता था और पिटाई भी की जाती थी। पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट में आने वाले वाराणसी कैंट स्टेशन की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। कैंट स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।